चैप्टर 17 17 एक्सीडेंट या साजिश। रुद्रांश और रतन दोनों फैसला करते हैं कि वो आदित्य से उसका लक छीनकर ही रहेंगे। उसके बाद रतन लाल रुद्रांश देव से कहता है, भाई मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, गाड़ी यहीं रोक दो। रुद्रांश समझ जाता है कि रतन के मन में क्या चल रहा है। देखो रतन, मैं समझ रहा हूँ कि तुम आदित्य को सबक सिखाना चाहते हो, पर ये सही समय नहीं है। शांत हो जाओ और अपना वक्त आने का इंतजार करो। कब तक भाई? रतन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उस आदित्य ने आपकी क्या हालत कर दी और आप कह रहे हैं मैं इंतजार करूं? रतन, बात को समझ। मैंने पूरे कपूर परिवार पर जादू टोना किया है और मेरे भेजे हुए कीड़े अपना काम कर रहे हैं। बस थोड़े दिनों की बात है, कीड़े उन सब के दिमाग को ऐसा पैरालाइज कर देंगे कि वो लोग अपने सारे पैसे, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। और आपको लगता है आदित्य ये सब चुपचाप देखता रहेगा? नहीं, पर जब तक आदित्य को पता चलेगा हम कपूर को खाली कर चुके होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त आदित्य को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर एक सवाल पूछूं? रतन ने एक आखिरी सवाल पूछना चाहा। तो रुद्रांश ने रतन के मन की बात पढ़ते हुए कहा, यही ना कि मैंने आदित्य पर रक्तग्रास क्रिया क्यों आजमाई? ये सुनकर रतन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर रुद्रांश ने आगे कहा, हकीकत तो ये है कि मुझे लगा था मैं आदित्य का काम तमाम कर दूं तो मुझे आदित्य से कभी कोई खतरा नहीं होगा, पर मैं नहीं जानता था कि वो इतना लकी है। हाँ, और आप इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं कि इस हालत में आदित्य से हारने के लिए मुकाबला करें। रतन ने बोल तो दिया पर रुद्रांश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रुद्रांश का चेहरा देखकर रतन ये बात समझ गया। मेरा मतलब है, पहले आप ठीक हो जाए। मुझे मेरी चिंता नहीं है रतन, मैं उन कीड़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने कपूर परिवार के हर एक मेंबर के पीछे छोड़े हैं। पता नहीं वो कब अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे। रुद्रांश को अब सच में अपने सारे दांव उल्टे पड़ने का डर सताने लगा था। वो टेंशन में आ गया था और क्यों न हो। रुद्रांश जानता था कि आदित्य ने जाने अनजाने में रक्तग्रास क्रिया करके उसके सबसे शक्तिशाली कीड़े को मार डाला था, और अगर ऐसा कीड़ा मर जाता है तो दूसरे कीड़े भी या तो मर जाएंगे या फिर उसके हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन आखिर रुद्रांश अपने इतने साल की मेहनत पर पानी कैसे फिरने दे सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लगता है अपने प्लान को शुरू करने का वक्त आ गया है। तो आखिर क्या है रुद्रांश का प्लान? वही कार्तिक कपूर और भुवन गाड़ी लेकर आदित्य की दुकान से काफी दूर निकल आए थे। वो लोग अभी कार्तिक के ऑफिस की तरफ जा रहे थे। कार्तिक अपनी ही मस्ती में ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि अचानक कार्तिक ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर एक ट्रांसफॉर्मर से टकरा गई और गाड़ी में आग लग गई। एक्सीडेंट के बाद भुवन जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकला। ओ माय गॉड! कार्तिक सर! कार्तिक की हालत बहुत खराब थी, वो बुरी तरह जख्मी था और बेहोश भी। भुवन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार्तिक को गाड़ी से बाहर निकाला और फौरन एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में कॉल किया। भुवन की सोच सोचकर जान निकली जा रही थी, अगर कार्तिक सर को कुछ हो गया तो। अभी अभी तो वो मौत को हराकर वापस लौटे हैं। मैं रजत सर को क्या जवाब दूंगा? काश आदित्य यहाँ होता। अभी भुवन यही सब सोच रहा था कि उसे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। भुवन ने राहत की सांस ली और कार्तिक से कहा, कार्तिक सर, एम्बुलेंस आ रही है। आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराना नहीं। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। भुवन और बाकी लोगों ने मिलकर कार्तिक को एम्बुलेंस में डाला और फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इतनी देर में भुवन ने कार्तिक के पिता रजत को कॉल करके कार्तिक के एक्सीडेंट के बारे में बताया और उनसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। रजत कपूर अपना सारा काम छोड़कर मौसमी को साथ लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर राठी, कार्तिक कैसा है? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? रजत ने घबराते हुए पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है रजत सर। भुवन ने बताया कि कार चलाते चलाते अचानक से कार्तिक का शरीर मुड़ गया और गाड़ी ट्रांसफॉर्मर से टकरा गई, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कार्तिक तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से उसे ऐसे क्या हो गया? आपका मतलब इसके पीछे किसी की साजिश है? डॉक्टर राठी की बात सुनकर रजत ने अपना शक जाहिर करते हुए पूछा। इस पर डॉक्टर राठी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कार्तिक की रिपोर्ट्स देखकर मुझे लगा, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। पर कार्तिक ठीक तो हो जाएगा ना? रजत ने डेस्परेट होकर डॉक्टर राठी से पूछा। डॉक्टर राठी को कुछ पलों के लिए तो समझ ही नहीं आया कि वो रजत कपूर से क्या कहे। फिर उन्होंने रजत की आंखों में देखकर कहा, मिस्टर कपूर, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कार्तिक के केस में ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते ही रजत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो वहीं बेंच पर बैठ गए। फिर डॉक्टर राठी ने रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे कहा,
एक्सीडेंट की वजह से कार्तिक के ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं और उनमें ब्लीडिंग हो रही है, सो आई एम सॉरी, पर मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्तिक को कुछ और घंटों की जिंदगी दे सकें। ये सुनते ही रजत ने डॉक्टर राठी का हाथ पकड़ते हुए धीरे से पूछा, डॉक्टर राठी, क्या कोई रास्ता नहीं है कार्तिक को बचाने का? नहीं, पर एक इंसान है जो कुछ कर सकता है। डॉक्टर राठी की बात सुनते ही रजत के साथ साथ उनके पास खड़ी मौसमी ने भी उनकी तरफ देखा। आदित्य। जैसे ही डॉक्टर राठी ने आदित्य का नाम लिया, रजत फौरन उठकर लिफ्ट की ओर भागने लगे। लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि लिफ्ट को ऊपर आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, तो वो स्टेयरवेस की तरफ जाते हुए मौसमी से बोले, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो स्टेयर्स से नीचे चले गए। मौसमी ने रजत को पीछे से आवाज दी, सर हम भाग क्यों रहे हैं? मैं आदित्य जी को फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं मौसमी, मैं खुद आदित्य को लेकर आता हूँ, तुम बस चलो मेरे साथ। नीचे पहुंचकर रजत फौरन कार पार्किंग से अपनी कार लेकर मौसमी के साथ आदित्य से मिलने उसकी दुकान की ओर निकल पड़े। उधर दुकान में अकेला बैठा आदित्य रह रहकर पिछली रात तानिया के साथ बिताए पलों को याद करके उसके ख्यालों में खोया हुआ था। तानिया के बेडरूम में कैसे आदित्य तानिया के बेड पर उसके इतने करीब था, तानिया की कोमल त्वचा, सुर्ख लाल होंठ। आदित्य ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक बेसुरी आवाज सुनाई देती है, अपना सामान लेकर फूटो यहाँ से आदित्य। ये आवाज सुनकर आदित्य ने देखा तो दरवाजे पर रमा देवी एक पुलिस वाले के साथ खड़ी थी। रमा देवी ने आदित्य को हुक्म देते हुए कहा, सुना नहीं? निकलो यहाँ से, ये मेरी जगह है। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, रमा देवी के साथ आए पुलिस वाले ने आदित्य के हाथ में हथकड़ी पहना दी। ये आप कर रहे हो सर? मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हो? आदित्य ने घबराते हुए सवाल किया। तुम पर फ्रॉड और डरा धमका कर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाने का इल्जाम है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? आदित्य ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर रमा देवी ने ऐंठते हुए जवाब दिया, अब पता चलेगा तुझे आदित्य, मुझसे होशियारी करने वालों का मैं कितना बुरा हाल कर सकती हूँ। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं रमा देवी। सर मेरी बात सुनिए, रमा देवी ने ये जगह अपनी मर्जी से बेची थी, आदित्य ने पुलिस वाले को समझाते हुए कहा। ये सुनते ही रमा देवी भड़क उठी। झूठ, बिल्कुल झूठ। इसने जबरदस्ती मुझसे पेपर्स पर साइन करवाए और बोल दिया कि ये जगह मेरी नहीं इसकी है। तो क्या आपने साइन करने से पहले पेपर्स पढ़े नहीं थे? वो जो कुछ भी है, पर अभी तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा, पुलिस वाले ने अकड़ते हुए कहा। लेकिन सर, मुझे पकड़ने के लिए आपके पास वारंट तो होगा ना? आप ऐसे ही मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी रमा देवी तपाक से बोली, कर सकते हैं, क्योंकि ये गौमुख मिश्रा हैं, मेरे जीजा जी। जैसे ही रमा देवी ने ये कहा, आदित्य को पूरा सीन समझ में आ गया। तो अब तुम यहाँ से जाने के लिए और पुलिस स्टेशन में डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ, रमा देवी ने होशियारी झाड़ते हुए आदित्य से कहा। ये सब सुनकर आदित्य को लगा कि मामला सीरियस होता जा रहा है, तो उसे कुछ करना होगा। तो आदित्य ने गौमुख से कहा, मिश्रा जी, एक पुलिस वाला होने के नाते कानून का साथ देंगे या फैमिली का? इस पर गौमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं कानून का साथ दूंगा, पर तुम्हें अरेस्ट करने के बाद। एक बार पुलिस स्टेशन आ जाओ, उसके बाद मैं कानून के तरीके से सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगा। ये तो गलत है सर, आदित्य ने जोर से चिल्लाकर कहा। तभी रमा देवी बोली, ओह हो, देखो कौन सही गलत की बात कर रहा है। तुमने धोखे से मेरी जगह हड़प ली, तब तुम्हें सही गलत याद नहीं आया। बेशरम। अभी आदित्य और रमा देवी के बीच बहस चल ही रही थी कि दुकान के बाहर रजत कपूर की गाड़ी आकर रुकी। रजत कपूर ने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि सबका ध्यान उस आवाज पर गया। मौसमी और रजत कपूर फौरन गाड़ी से उतरकर दुकान के अंदर आ गए। दुकान के अंदर आते ही मौसमी ने पूछा, आदित्य सर आप शॉप में हैं? रजत कपूर और मौसमी को इस तरह दुकान में घुसते देख गौमुख ने उन्हें रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? गौमुख को लगा रजत कपूर कोई आम इंसान है, तो उसने पुलिस वाले की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए आगे कहा, अगर तुमने कानून के काम में टांग अड़ाई तो तुम्हें भी इसके साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, समझे? पुलिस स्टेशन? क्यों? रजत कपूर ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि इसने लोगों के पैसों के साथ घपला किया है, एक नंबर का फ्रॉड है ये, गौमुख ने कैजुअली जवाब दिया। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मैं आदित्य को अच्छे से जानता हूँ, प्लीज आप इसे मेरे साथ आने दो, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, रजत कपूर ने गौमुख से रिक्वेस्ट की। इस पर गौमुख रजत को घूरते हुए बोला, ओह तो तुम्हें लगता है यहाँ टाइम पास चल रहा है और सिर्फ तुम्हारा मामला ही अर्जेंट है।
अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो ऑफिसर, आप ऐसे जिद नहीं कर सकते। आपने आदित्य पर कौन सी धारा लगाई है और आपके पास कोई प्रूफ है? रजत कपूर ने गुस्से में कहा। अच्छा, मैं तुम्हें प्रूफ क्यों दिखाऊं? गौमुख भी अड़ गया। आप बिना वारंट के, बिना प्रूफ के आदित्य को अरेस्ट नहीं कर सकते। रजत ने गौमुख को अपना फैसला सुना दिया। अच्छा, अब तो तू भी इसके साथ चलेगा? इतना कहकर जैसे ही गौमुख ने रजत कपूर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, रजत कपूर भड़क गए। हाउ डरे यू! वैसे भी रजत कपूर के लिए पानी सिर के ऊपर जा चुका था। एक तो उन्हें कार्तिक को बचाना था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके पास कार्तिक को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। तो रजत फौरन कहते हैं, मौसमी एक काम करो, तुम कमिश्नर को फोन करो अभी के अभी, ताकि इनको पता चले कि मैं कौन हूं और आदित्य कौन है। कमिश्नर का नाम सुनते ही रमा देवी और गौमुख दोनों के चेहरे उतर गए। मौसमी ने कमिश्नर को फोन करके पूरी बात बताई और उसके बाद फौरन ही गौमुख मिश्रा का फोन बजा। यस सर, समझ गया सर, ओके सर, जय हिंद सर। गौमुख ने फोन काटा और फौरन ही आदित्य के हाथ से हथकड़ी निकाल दी और फिर उसने रजत कपूर से माफी मांगी, पर रजत कपूर को अभी ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रजत कपूर ने आदित्य से कहा, आदि तुझे अभी के अभी मेरे साथ आना होगा, कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है और अब तू ही उसे बचा सकता है। ये सुनकर आदित्य हक्का-बक्का रह गया और फिर वो रजत कपूर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं रमा देवी और गौमुख बस ये सब देखते रह गए। हॉस्पिटल पहुंचकर आदित्य सीधा कार्तिक के पास गया। तुम्हें क्या लग रहा है आदित्य, क्या तुम अपनी भैरव चक्र पद्धति यूज कर सकते हो? डॉक्टर मांजरेकर ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, भैरव चक्र पद्धति से काम हो तो सकता है, पर 100% गारंटी नहीं है। कार्तिक के चक्रों का संतुलन बिगड़ गया है। सबसे पहले उन्हें हील करके बैलेंस बनाना होगा, फिर अंदर की जो नसें डैमेज हुई है उन्हें ठीक करना होगा, तब जाकर ब्लड का बहाव रुकेगा और इस सब के बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। कार्तिक को तुम बचा तो लोगे ना? आदित्य रजत कपूर की आखिरी उम्मीद था। इस बार मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर सब लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। फिर आदित्य ने आगे कहा, सबसे पहले मैं जो क्रिस्टल थेरेपी यूज करने जा रहा हूँ वो दिखने में सिंपल है, पर है नहीं। मैं कार्तिक के माथे पर 7 सफ़ेद क्रिस्टल्स रखूंगा। थेरेपी के दौरान अगर कोई भी क्रिस्टल काला होता है तो आप उसे उठाकर जमीन पर इस तरह फेंकेंगे कि उसके टुकड़े हो जाए। तो इसमें इतना मुश्किल क्या है आदित्य? डॉक्टर मांजरेकर ने पूछा। इस पर आदित्य ने जवाब दिया, आप खुद समझ जाएंगे। इसके बाद आदित्य ने क्रिस्टल थेरेपी शुरू की और जैसे ही आदित्य ने मंत्र बोलना शुरू किया, धीरे धीरे क्रिस्टल्स हिलने लगे। उन 7 क्रिस्टल्स में से एक का रंग बदल गया और वो काला पड़ गया। फिर जैसे ही डॉक्टर मांजरेकर उस क्रिस्टल को पकड़ने गए, वो क्रिस्टल हवा में उड़ने लगा। ये देखकर आदित्य जोर से चिल्लाया, पकड़ो इसे, अगर क्रिस्टल रूम से बाहर चला गया तो हम सब मारे जाएंगे। अभी आदित्य ने अपनी बात पूरी ही की थी कि बाकी के 3 क्रिस्टल्स भी काले पड़ने लगे और फिर वो हवा में उड़ने लगे। डॉक्टर मांजरेकर के साथ साथ रजत कपूर, डॉक्टर राठी और मौसमी भी क्रिस्टल्स को पकड़ने में लग गए, लेकिन एक क्रिस्टल उस कमरे की खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकल गया। अब आगे क्या होगा? क्या ये काले क्रिस्टल्स सब पर भारी पड़ेंगे या फिर आदित्य इन क्रिस्टल्स को कंट्रोल करके कार्तिक की जान बचा लेगा? क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आदित्य की लाख कोशिशों के बावजूद कार्तिक बच नहीं पाए? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर आखिर में हुआ क्या? चैप्टर 18 भाग रद्रंश भाग। जैसे ही डॉक्टर मांजरेकर, रजत कपूर, डॉक्टर राठी और मौसमी क्रिस्टल्स को पकड़ने लगे, एक क्रिस्टल उस कमरे की खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकल गया, लेकिन तभी मौसमी ने कूदकर उस क्रिस्टल को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। इसी तरह बाकी के क्रिस्टल्स को भी मौसमी ने खिड़की से बाहर जाने से रोक लिया और उन्हें एक साथ जमीन पर पटक दिया। और एक जोरदार आवाज के साथ क्रिस्टल्स के टुकड़े टुकड़े हो गए और उन क्रिस्टल्स में से काला धुआं निकला, जो उस कमरे की खिड़की के टूटे हुए कांच से बाहर निकल गया। तभी कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। सब लोगों ने कार्तिक की तरफ देखा कि कार्तिक का बड़ा हुआ हार्ट रेट थोड़ा नीचे आने लगा था। ये देखकर रजत कपूर ने कहा, आदित्य, लगता है एक बार फिर से तुम मेरे कार्तिक को बचा लोगे। आदित्य ने भैरव चक्र पद्धति के लिए 3 सुइयों को अपने हाथ में लिया और उन्हें हवा में उछाला। इन 3 सुइयों में से 2 कार्तिक की दोनों हथेलियों में और एक उसके माथे के ठीक बीचों बीच जाकर धंस गईं। लेकिन तभी कार्तिक ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो, मुझे मत बांधो, मुझे जाना है। ये सुनते ही रजत और मौसमी कार्तिक के पास आने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आदित्य ने उन्हें अपने हाथ के इशारे से रोक लिया। ये मायाजाल है, भैरव का चक्रव्यूह। मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी गलती हुई तो सब मरेंगे।
फिर आदित्य ने अपने हाथ से इशारा करते हुए सबको पीछे हो जाने को कहा। इसके बाद आदित्य ने धीरे से कार्तिक के माथे के बीचों बीच लगी सुई को निकाला और उसी पल हॉट रेट दिखाने वाली मशीन में भी जग नजर आया। ये देखकर डॉक्टर राठी खुशी से उछल पड़े, भैरव चक्र पद्धति जिंदाबाद। आदित्य तुमने कर दिखाया। रजत सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर आदित्य अभी भी चुपचाप खड़ा था। वो कार्तिक के दोनों हाथों में लगी सुइयों को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने एक साथ उन सुइयों को खींच लिया। तभी सबकी नज़र दोबारा हॉट रेट मॉनिटर करने वाली मशीन पर गई। कार्तिक का हॉट रेट स्टेबल हो चुका था। इसके बाद आदित्य ने डॉक्टर राठी से कहा, डॉक्टर अब आप कार्तिक का ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर राठी ने फौरन नर्स को बुलाकर उसे ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा और फिर उन्होंने आदित्य से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम और तुम्हारा ये भैरव चक्र सच में ग्रेट है। इस बात पर आदित्य ने डॉक्टर राठी से कहा, अगर आप भी भैरव चक्र पद्धति सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ये बात सुनते ही डॉक्टर राठी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात को कंफर्म करने के लिए आदित्य से पूछते हैं, आदित्य क्या तुम सच में मुझे सिखाओगे? डॉक्टर राठी की बात का जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस, अगर इन दोनों को मिलाकर मरीजों का इलाज किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अभी आदित्य डॉक्टर राठी से बात कर ही रहा होता है कि अचानक उसका ध्यान रजत कपूर के गले में लटके लॉकेट पर जाता है और आदित्य रजत कपूर से पूछता है, क्या मैं इस लॉकेट को नज़दीक से देख सकता हूँ? रजत कपूर को आदित्य की बात अजीब तो लगती है, पर वो फिर भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो लॉकेट उतार कर आदित्य को दे देते हैं। फिर आदित्य उस लॉकेट को अपने हाथ में लेता है और उसे ध्यान आता है, मेरी दुकान में आए उस भिक्षुक का दिया हुआ लॉकेट और ये लॉकेट बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर आदित्य उस लॉकेट को पलटकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इस लॉकेट में भी एक छोटा सा कीड़ा छिपा हुआ था। वो कीड़ा इतना छोटा और पारदर्शी था कि किसी को पता भी न चले कि लॉकेट में कोई कीड़ा छिपा है या छिपाया गया है। तभी आदित्य को ये भी याद आता है कि जब उसने वो लॉकेट पहना था तब उसे भी अपने माथे पर एक काले रंग का दाग नजर आया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि कपूर फैमिली के सारे लोगों के गले में सेम ऐसा ही लॉकेट था, जिसकी वजह से सबके माथे पर आदित्य को वो काला दाग नजर आने लगा था। आदित्य को सोच में डूबा देखकर रजत कपूर को लगा कि शायद आदित्य को ये लॉकेट बहुत पसंद आ गया है, पर वो उसे मानने में हिचकिचा रहा है। तो वो आदित्य से कहते हैं, अगर तुम्हें ये लॉकेट पसंद है तो मैं ठीक ऐसा ही लॉकेट तुम्हारे लिए भी मंगवा देता हूँ। ये सुनकर आदित्य ने ना में अपना सिर हिलाया और रजत से बस इतना पूछा, मिस्टर कपूर, क्या आप बता सकते हैं आपने इस लॉकेट को कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं है आदित्य, ये तो मुझे रुद्रांश देव ने दिया है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस पर एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने कहा, मिस्टर कपूर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माथे पर मुझे जो काला दाग दिखाई देता है उसकी वजह ये लॉकेट ही है। रजत कपूर आदित्य की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर आदित्य अपनी जेब से उस भिक्षुक के दिए हुए लॉकेट को निकालता है और रजत कपूर को पूरी बात बताता है कि कैसे उसने ये लॉकेट पहना और कैसे उसे अपने माथे पर भी एक काला दाग दिखाई देने लगा। ये सब सुनकर रजत कपूर शॉक्ड रह जाते हैं। अगर कोई और ये बात कहता तो शायद वो नहीं मानते, पर बात आदित्य ने कही थी और आदित्य पर रजत इतना भरोसा करने लगे थे कि उसके कहने पर तो वो किसी बिल्डिंग की छत से भी कूद पड़े। ऐसी बात है तो ये लो, इतना कहकर रजत ने कार्तिक के गले का लॉकेट भी उतारकर आदित्य के हाथ में दे दिया और फिर उन्होंने मौसमी से कहा, कपूर फैमिली के हर मेंबर को कॉल करके कहो कि वो ये लॉकेट अपने गले में से निकाल दें। इस वक्त रजत को मन ही मन रुद्रांश देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत को झूठे और धोखेबाज लोग सख्त नापसंद थे। रजत ने एक नज़र मौसमी की तरफ देखा, काम हो जाएगा। मौसमी ने जिस अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही, आदित्य को लगा कि मौसमी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वैसे आदित्य सही था, मौसमी रजत कपूर की सिर्फ कहने को असिस्टेंस थी, लेकिन हकीकत में वो रजत कपूर की बॉडीगार्ड थी। रजत का इशारा पाते ही मौसमी कमरे से निकलकर सीधा लेडीज वॉशरूम में चली गई और वहां जाकर उसने अपने कपड़े बदल लिए। इसके बाद जब मौसमी ने अपना मेकअप निकालने के लिए आईने में देखा तो उसे याद आया कि जब उसे मिस्टर रजत कपूर की बॉडीगार्ड बनने के लिए चुना गया था तब उसने क्या कहा था, मेरे लिए कपूर परिवार की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और अगर किसी ने भी कपूर परिवार की तरफ बुरी नज़र से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। अपने इस वादे को याद करते ही मौसमी फौरन हॉस्पिटल से निकलकर पार्किंग में पहुंची, जहां लेदर जैकेट और गॉगल्स पहने कुछ और लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर मौसमी ने उन लोगों से कहा, सबको पता है ना क्या करना है?
याद रहे, सब साथ में रहेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहां पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। क्लियर क्लियर। सभी बाइक सवारों ने एक साथ जवाब दिया और अपनी बाइक स्टार्ट की। वही दूसरी तरफ रुद्रांश देव एक आलीशान बंगले में आराम फरमा रहा था। उसके एक तरफ फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जल रही थी, तो दूसरी तरफ एक बड़े से पॉट में बहुत सारे खुशबूदार फूल पड़े हुए थे। रुद्रांश देव के बगल में बैठा रतन लाल उसके पैर दबा रहा था। तभी अचानक रुद्रांश को एक झटका लगता है और फिर से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रतन फौरन उठकर रुद्रांश को मुंह पोंछने के लिए एक कपड़ा देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कपूर को कैसे पता चला कि लॉकेट में कीड़ा है? कपूर को नहीं, उस आदित्य को पता चल गया है। ये कहते हुए रुद्रांश की आंखों में गुस्सा साफ साफ छलक रहा था। रुद्रांश देव ने सच कहा था। आदित्य ने रजत कपूर के लॉकेट के पीछे छिपे हुए कीड़े को मार डाला था और उसके बाद रजत कपूर के माथे का वो काला दाग गायब हो गया था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रतन के इस सवाल का जवाब देते हुए रुद्रांश ने कहा, जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, वरना कपूर परिवार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर रुद्रांश और रतन फौरन अपना सामान समेटकर बंगले के पिछले दरवाजे से निकलने लगते हैं और तभी बंगले के मेन गेट से मौसमी और बाकी बाइकर्स अंदर आते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें पूरा बंगला खाली मिलता है, तो मौसमी रजत को कॉल करती है, आपका शक सही निकला सर, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वो भाग गया। वो बचकर न जाने पाए मौसमी। याद रखना, उसने कपूर्स को धोखा दिया है। उसने मेरे बेटे कार्तिक की जान लेने की कोशिश की है, उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। आप चिंता मत कीजिए सर। इतना कहकर मौसमी ने फोन काट दिया। रजत कपूर की आवाज में अभी भी एक तरह की बेचैनी थी, क्योंकि रुद्रांश के इरादे इतने बुरे होंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। रजत को इस बात का भी गिल्ट था कि अगर आदित्य न होता तो रुद्रांश आज सिर्फ कार्तिक को ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के दूसरे लोगों को भी खो देते। मौसमी से बात करने के बाद जैसे ही रजत ने फोन रखा तो उन्होंने देखा कि आदित्य सामने खड़ा था। आदित्य ने रजत की आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, अब आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे ना? उसके बाद मौसमी आकर आपको एक एनवलप देगी जिसमें मेरे लिए 20-25 करोड़ का गिफ्ट होगा और फिर आप मुझे कुछ भी करके गिफ्ट लेने ले लिए मना लोगे, राइट? रजत आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं देता और बस आदित्य को गले से लगा लेता है। आदित्य समझ जाता है कि उसे गले लगाने वाला रजत कपूर एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक पिता था जिसने पिछले एक हफ्ते में अपने बेटे को दूसरी बार खोकर वापस पाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो रुद्रांश देव मेरे परिवार के साथ क्या कुछ कर जाता और मुझे पता भी नहीं चलता। ये कहते हुए रजत का गला भर आता है। तभी डॉक्टर राठी भी वहां आ जाते हैं और वो आदित्य से कहते हैं, अगर तुम मुझे भैरव चक्र पद्धति सिखा देते हो तो सच में मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और फिर डॉक्टर राठी रजत से पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है मिस्टर कपूर? इस पर रजत बस इतना ही कहते हैं, आदित्य और आप जिन वेदों और आयुर्वेदिक पद्धतियों के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रजत आदित्य को फिर से अपनी प्रॉपर्टीज में एक हिस्सा ऑफर करते हैं। मिस्टर रजत प्लीज, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। इन पैसों को देखकर मुझे लगता है कि आपने मुझे कहने की खातिर अपना भाई माना है। इस बात पर रजत हंस देते हैं, आदित्य तुम वो पहले इंसान हो जिसकी ना को मैंने दूसरी बार प्यार से एक्सेप्ट किया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर रजत आदित्य से कहते हैं, आज से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स हैं आदित्य, क्योंकि अब तुम कपूर फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू मिस्टर रजत, ये तो मेरी खुशनसीबी है और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि आपने मुझे पिछली बार की तरह पैसे लेने के लिए मजबूर नहीं किया। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर राठी की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो मन ही मन सोचते हैं, आदित्य का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तभी रजत कपूर के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर रजत एक तरफ चले जाते हैं। रजत कपूर ऐसे ही अरबों के मालिक नहीं बने थे। उनकी पहुंच नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के लोगों तक भी थी। लोगों का मानना था कि अगर रजत कपूर किसी इंसान की उंगली पकड़ ले तो उस इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर रजत कपूर किसी का साथ छोड़ दे तो उस इंसान को कोई पानी तक नहीं पूछेगा। रजत कपूर को फोन पर बात करता देख आदित्य उन्हें इशारे में अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच आदित्य का ध्यान जाता है कि उसका लॉकेट सुबह से चमक रहा था। इसका एक ही मतलब था, आदित्य बहुत बिजी रहने वाला था। उधर अपने बंगले से भागने के बाद
रुद्रांश देव बहुत ही भड़का हुआ था। पता लगाओ रतन, उस आदित्य के बारे में। कौन है, कहाँ रहता है, उसकी कमजोरी, उसका खानदान। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे भी तो पता लगे उसने किसके साथ पंगा लिया है। रतन रुद्रांश से कहता है, हो जाएगा भाई, आप प्लीज शांत हो जाइए। इसके बाद रतन कुछ फोन कॉल्स करता है। करीब आधे घंटे बाद रतन आदित्य की पूरी जन्म कुंडली निकालने में कामयाब हो जाता है। पता लग गया भाई, रतन की आवाज में खुशी छलक रही थी। इस आदित्य के ससुर भंवर सिंह फेमस प्रोफेसर हैं। आदित्य के पिता ने भंवर सिंह के पिता रंजीत राणा की जान बचाई थी और इस एहसान के बदले उन्होंने आदित्य की शादी अपनी पोती तानिया से करवा दी थी। ओह, तो ये बात है। रुद्रांश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और उसने मन ही मन सोचा। तब तो आदित्य के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी गया। और फिर रुद्रांश जोर जोर से हंसने लगा। जब आदित्य हॉस्पिटल से अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान के दरवाजे के सामने मौसमी की कार खड़ी थी। मौसमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, इस बार मैंने तुम्हारा नाम सही कहा ना। मौसमी ने आदित्य को एक सार्कास्टिक स्माइल दी और उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे किसी जरूरी काम से मिलने आई हूँ। मौसमी की बात सुनकर आदित्य कंफ्यूज हो गया। आखिर मौसमी को मुझसे क्या काम हो सकता है? आखिर क्या इरादा है मौसमी का? क्या मौसमी वाकई रजत कपूर की वफादार है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मौसमी ने रजत कपूर से झूठ कहा हो। कहीं वो खुद रुद्रांश देव से मिली हुई हो तो क्या मौसमी यहाँ आदित्य का दी एंड करने तो नहीं आए है? अब क्या होगा बेचारे आदित्य का?